नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, आज की हम अपने करंट की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की करंट की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनालिसिस सफलतापूर्वक लॉन्च किया। दोस्तों, हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनालिसिस द्वितीय को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया का उपग्रह सैन्य उपग्रह एनालिसिस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्पेसएक्स की, तो स्पेसएक्स दक्षिण कोरिया के पहले शून्य सैन्य उपग्रह एनालिसिस द्वितीय का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। स्पेसएक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनालिसिस द्वितीय का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भू स्थिर अंतरण कक्षा जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। दोस्तों, ये फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से, अगर कहे स्पेस एक्स के द्वारा एनालिसिस द्वितीय को किस रॉकेट के द्वारा, तो फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भू स्थिर अंतरण कक्षा में स्थापित किया गया। यह अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैंप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। तो अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैंप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से इस स्पेस एक्स द्वारा एनालिसिस द्वितीय को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दक्षिण कोरिया का ये सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है। यानी कि यह दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य संचार उपग्रह है और यह इस तरह का करने वाला विश्व का 10वां देश बन गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया आपको दिखाई दे रहा है मैप में, ये आपका दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और दक्षिण कोरिया पीला सागर, देखिए ये पीला सागर के बाद इधर जापान सागर, इन दोनों सागरों से घिरा हुआ है। कोरिया जल संधि जापान और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। तो ये जो पीला सागर और जापान सागर, ये दोनों ही प्रशांत महासागर में स्थित हैं और दक्षिण कोरिया भी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो अब यदि आपसे प्रश्न पूछे पीला सागर किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। जापान सागर किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में। और दोस्तों, यहाँ से एक व्लादिवोस्टॉक दिख रहा है, व्लादिवोस्टॉक रसिया में स्थित है, जिसे हाल ही में चीन और रसिया के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। तो अगर हम बात करें अपने अगले पॉइंट की, तो हमारा अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपातकालीन चिकित्सा सेवा स्थापित करने के लिए भारत ने मालदीव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यानी मालदीव एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है और मालदीव से समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत ने। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो भारत और मालदीव ने मालदीव की राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित की गई है। इसके तहत बीच सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं में निपटने में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं, हम थोड़ा सा मालदीव की मैप को देख लेते हैं कि मालदीव कहाँ स्थित है और मालदीव किस तरह से चीन के हिंद महासागर में रणनीतिक तौर पर मजबूत करने के लिए यहाँ पर बंदरगाह का इस्तेमाल भी किया गया है चीन के द्वारा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस मैप के माध्यम से, तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को देख लेंगे। सबसे पहले ये हो गया आपका लक्षद्वीप और भारत के पश्चिम में स्थित
अरब सागर में स्थित है। तो अरब सागर में ही मालदीव भी स्थित है। मालदीव अरब सागर में स्थित है। अरब सागर हिंद महासागर में स्थित है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। ये श्रीलंका की जाफना की पहाड़ी है। पूछता है पॉइंट पेड्रो जाफना कहाँ स्थित है, तो पॉइंट पेड्रो जाफना, जाफना की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका में स्थित है। और ये मालदीव, मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की राजधानी माले। और यहाँ से इसके ऊपर ठीक ऊपर यहाँ कराची बंदरगाह है। कराची बंदरगाह कराची के ग्वादर बंदरगाह से होते हुए, मालदीव से होते हुए श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चाइना का CPEC प्रोजेक्ट है। तो यहीं पर हम्बनटोटा बंदरगाह है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका में स्थित है। और यहीं पर मालदीव का एक बंदरगाह है। और मालदीव के बंदरगाह से ग्वादर बंदरगाह, मालदीव का एक बंदरगाह और हम्बनटोटा बंदरगाह से होते हुए चाइना का CPEC प्रोजेक्ट गुजर रहा है। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे टुन्नज मीडिया अवार्ड, कौन सा मीडिया अवार्ड, टुन्नज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अर्नब चौधरी को टुन्नज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्नब चौधरी को टुन्नज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनिमेशन मास्टर समिट 2020, एनिमेशन मास्टर समिट 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टुन्नज मीडिया अवार्ड द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया जा रहा है। तो मरणोपरांत यह पुरस्कार अर्नब चौधरी जी को दिया जा रहा है। तो कौन सा, तो एनिमेशन मास्टर समिट 2020 में लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अर्नब जी का निधन 25 दिसंबर 2019 को हुआ था। वह भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री में सबसे बेहतर माने जाते थे और उनकी एनिमेशन फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित होने वाली एकमात्र एनिमेशन फिल्म थी। तो अर्जुन द वॉरियर प्रिंस ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित होने वाली एकमात्र एनिमेशन फिल्म थी। और किसने बनाई थी, तो अर्नब चौधरी जी ने बनाई थी। तो दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हेमंत हरिश्चंद्र चेक गणराज्य के अगले राजदूत होंगे। अगर हम बात करें हेमंत हरिश्चंद्र, तो हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार को चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों चेक गणराज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी प्राग है। दोस्तों राजधानी कहाँ है, प्राग। और चेक गणराज्य से लगने वाले महत्वपूर्ण देश कौन कौन से हैं, तो चेक गणराज्य से ऑस्ट्रिया की सीमा बनती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और ऑस्ट्रिया की सीमा चेक गणराज्य से लगी हुई है। पोलैंड की सीमा चेक गणराज्य से लगी हुई है। पोलैंड की राजधानी है वर्सा, जबकि जर्मनी की सीमा भी लगी हुई है चेक गणराज्य के साथ। तो जर्मनी की सीमा और स्लोवाकिया की सीमा, तो ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, पोलैंड और जर्मनी, इन 4 देशों की सीमाएं चेक गणराज्य के साथ लगी हुई हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आजकल के माहौल में ये प्रश्न अक्सर आपके एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों
डीआरडीओ ने एलएसी पर निगरानी हेतु किस नाम से एक ड्रोन तैयार किया है। एक बहुत ही सस्ता और उम्दा ड्रोन तैयार किया गया है, वो मेक इन इंडिया के तहत डीआरडीओ ने तैयार किया है। तो दोस्तों एलएसी पर निगरानी हेतु डीआरडीओ ने भारत नामक ड्रोन का विकास किया है। अगर हम बात करें इस भारत नामक ड्रोन की, तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में भारतीय सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी के लिए स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन विकसित किया गया है। भारत नामक ड्रोन डीआरडीओ की टर्मिनल ब्लास्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला TBRL चंडीगढ़ द्वारा विकसित किया गया है। तो अगर कहे भारत नामक ड्रोन डीआरडीओ की किस टर्मिनल, तो ब्लास्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला TBRL चंडीगढ़ के द्वारा विकसित किया गया है। यह ड्रोन वास्तविक समय की वीडियो प्रदान कर सकता है और इसमें रात्रि निगरानी की उन्नत क्षमताएं हैं। इसे पूर्वी लद्दाख में तैनात किए जाने की संभावना है। इसकी तैनाती से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में गश्ती बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना, डीआरडीओ का गठन 1958 ईस्वी में हुआ था। 1958 ईस्वी में डीआरडीओ का गठन हुआ था। डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के लौह अयस्क खनन की प्रमुख इकाई राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC का अध्यक्ष हाल ही में सुमित देव को नियुक्त किया गया, यानी सुमित देव NMDC के अध्यक्ष, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगर हम बात करें NMDC की, तो सुमित देव को NMDC के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 2023 तक होगा। अगर कह दे NMDC के अध्यक्ष सुमित देव का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, तो 2023 तक होगा। तो सुमित देव ने NMDC के अध्यक्ष के रूप में N बैजेंद्र कुमार का स्थान लिया है, यानी ये सुमित देव ने नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष पद पर किसका स्थान लिया, तो N बैजेंद्र कुमार का स्थान लिया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। इसकी स्वामित्व भारत सरकार का है। तो दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी और यह भारत सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है और यह इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और यह एक नवरत्न कंपनी है। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC ये एक नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। तो इसका कार्यालय NMDC का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो NMDC का कार्यालय हैदराबाद में है। दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी बन जाएंगे। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। तो इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना है। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछे जल आपूर्ति परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जल आपूर्ति परियोजना का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य 2024 तक
प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों, जल परियोजना केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन, ये एक जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यह परियोजना जल जीवन मिशन का ही हिस्सा है और इस परियोजना का परिव्यय न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित ऋण के साथ लगभग 3054.58 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। उन सारे प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जल जीवन मिशन की, तो जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और इस पे 3.5 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है वर्ष 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाना और कृषि उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण हेतु ढांचा तैयार करना। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मणिपुर का विधानमंडल एक सदनीय है और इनकी विधानसभा की 60 सीटें, लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा में 1 सीटें हैं। तो कहे वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं, जबकि वर्तमान में विधानसभा की 60 सीटें मणिपुर में, लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ, अगर हम बात करें लोकटक झील कहाँ स्थित है, तो लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है जिसे मणिपुर की जीवन रेखा भी कही जाती है। लोकटक झील मणिपुर की जीवन रेखा भी कही जाती है। लोकटक झील मणिपुर में है और यह सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीप के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें कुंदी कहा जाता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है, यानी लोकटक झील का कुल क्षेत्रफल 280 वर्ग किलोमीटर है और झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप केबुल लामजाओ यानी केबुल लामजाओ है और तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क एकमात्र केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में लोकटक झील में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। यह संगई हिरण का अंतिम घर है जो एक विलुप्त प्राय जाति है। इस फुमडिस केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मणिपुर के राज्यों की, तो मणिपुर के प्रमुख राज्य, मणिपुर के प्रमुख स्पर्श करने वाले राज्य हैं। जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं मणिपुर के बगल में नागालैंड के बाद असम के बाद मिजोरम, यानी भारत के 3 राज्य मणिपुर की सीमा बनाते हैं। कौन? तो उत्तर में नेपाल, पश्चिम में असम और दक्षिण में मिजोरम, जबकि पूर्व में म्यांमार की सीमा लगी हुई है। यानी मणिपुर म्यांमार देश के साथ लगा हुआ है। तो म्यांमार एक देश है और म्यांमार के साथ मणिपुर की सीमा लगी हुई है। म्यांमार के साथ साथ मणिपुर भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करता है। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब इस तरह का वीडियो कभी भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में करूर वैश्य बैंक का एमडी और सीईओ निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है?
तो रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें, करूर वैश्य बैंक ने रमेश बाबू को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रमेश बाबू को क्या प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। करूर वैश्य बैंक ने 20 जुलाई को हुई एक बैठक में निदेशक मंडल में रमेश बाबू को एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में चुना है। तो दोस्तों, यदि प्रश्न पूछे करूर वैश्य बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कुलमित बावा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हाल ही में इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग सैप ने एडोब के पूर्व कार्यकारी कुलमित बावा को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे इन्होंने किसका स्थान लिया, तो इन्होंने देवदीप सेनगुप्ता का स्थान लिया। कुलमित बाबा भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में कंपनी के कारोबार का मार्गदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे ही चिपका दिए जाएंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। वेस्ट टू एनर्जी नाम से पहल की शुरुआत हाल ही में उत्तराखंड के सरकार के द्वारा, जी हाँ, उत्तराखंड के सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य सरकार राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को बिजली में परिवर्तित करने का कार्य करेगी, यानी कि वेस्ट टू एनर्जी के माध्यम से बिजली में परिवर्तित करने का कार्य करेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तराखंड में प्रतिदिन 900 टन अपशिष्ट पैदा होता है। उत्तराखंड में कुल कितना टन अपशिष्ट पैदा होता है? 900 टन अपशिष्ट पैदा होता है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूईपीपीसीबी के अनुसार राज्य में उत्पन्न अपशिष्ट के माध्यम से लगभग 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। यानी जो ये 900 टन अपशिष्ट पैदा किए जाते हैं, इनसे लगभग 5 मेगावाट की बिजली पैदा की जा सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को भी हल करना है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उत्तराखंड का, पोस्टमार्टम करेंगे, यानी उत्तराखंड में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामों में, सारे प्रश्नों को यहाँ पर हमने चिपका दिया है और इसी तरह से आपके एग्जाम में भी चिपका दिए जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था। तो दोस्तों, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अगर कहें उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो उत्तराखंड की वर्तमान में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। फिर यदि हम कहें विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 71। भारतीय संसद में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा की सीटों की संख्या 5। तो उत्तराखंड में 3 राज्यसभा की सीटें, 5 लोकसभा की सीटें। अगर हम बात करें राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो नैनीताल, बहुत ही सुंदर सौंदर्य प्राकृतिक मनोरम वाला
क्षेत्र है नैनीताल, और नैनीताल में ही उच्च न्यायालय उत्तराखंड का स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड से और भी महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जामों में। तो यदि अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी नदियों में गंगा और यमुना के उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री भी उत्तराखंड में ही स्थित है। दोस्तों भागीरथी और भिलंगना नदियों पर बनने वाली टिहरी बांध परियोजना, भागीरथी और भिलंगना नदियों पर बनने वाली टिहरी बांध परियोजना भी उत्तराखंड में ही स्थित है, और उत्तराखंड में ही चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है। यानी चिपको आंदोलन का जन्म स्थान उत्तराखंड में ही है, और उत्तराखंड में ही चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। यानी सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, इसीलिए चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो आइए मैप के माध्यम से देखते हैं। ये हो गया आपका उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, यानी उत्तराखंड के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर के बाद पश्चिम में हरियाणा, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से लगी हुई, यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, 3 राज्यों की सीमाएं उत्तराखंड से लगी हुई हैं। और उत्तराखंड यहाँ पर इस तरह से नेपाल से भी लगा हुआ है, नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से उत्तराखंड लगा हुआ है। और हाल ही में 3 क्षेत्रों को लेकर के उत्तराखंड के विवाद उत्पन्न हो गया था नेपाल के साथ। पिथौरागढ़, लिम्पियाधुरा, काला पानी को लेकर के हाल ही में विवाद उत्पन्न हो गया था। तो उत्तराखंड की सीमा इधर से तिब्बत के साथ भी लगी हुई है, यानी तिब्बत के बाद नेपाल, 2 देशों की सीमा और 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है उत्तराखंड। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से इस क्लास को समझ गए होंगे, और जितने भी प्रश्न अगर पूछे जाए आपके एग्जामों में तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से जवाब दे देंगे।